ये तस्वीर देखी या नहीं देखी तुमने? ये कहां का इमेज है? क्या आप बता सकते हैं आप ये कहां का इमेज है? ये मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, मेरे घर से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं ये, और पड़ोसी हैं मेरे, लेकिन मेरा इनसे कोई रोज का जाना आना और मेरा इनसे रोज का हेलो हाय नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर जो है वो क्या बोलूं मैं उसको, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का अंतर है। मतलब वो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, वो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, और मेरी गिनती कहां है ये मुझे नहीं मालूम है, इसलिए वो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड रिचेस्ट पर्सन इन इंटायर एशिया, ठीक है। और दुनिया के अंदर जो टॉप 10 लोग हैं उनमें वो शामिल होते हैं, कभी चौथी रैंक पे होते हैं, कभी सेकंड पे होते हैं, कभी 8वीं रैंक पे होते हैं, वो डिपेंड करता है शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये दुनिया के मतलब ये समझ लीजिए आपकी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एक व्यक्ति के घर के बाहर का सीन है। जब उनके बेटे की शादी थी तो बेटे की मैरिज के पहले जो है नहीं, ये बेटी की शादी का, ये बेटी की शादी के ठीक पहले, ये मतलब ईशा अंबानी जी की शादी के ठीक पहले जो है उनके घर में एक प्रकार से डेकोरेशन किया गया था। तो वहां देख, आप बोलोगे बायोटेक्नोलॉजी का ईशा अंबानी से क्या संबंध? आएंगे बेटा आएंगे, हम चिंता नहीं करो तुम, क्या। तो उनके घर में बाहर ऐसा डेकोरेशन किया गया, आप देखो पूरा का पूरा छत वत सब ऐसा रेड फ्लावर, इतना कहते हैं कि ये जो फ्लावर थे ये शायद से ये फ्लावर जो थे स्कॉटलैंड से और किसी एक कंट्री से और से आए थे, और ये 3 बड़े एरोप्लेन में आए थे, बड़े साइज का जंबो एरोप्लेन में आए थे, और वहां से जो है वो ट्रकों में भरा भरा के 10-12 ट्रक भराकर फ्लावर जो आए थे। क्योंकि हम लोगों ने यहां देखा है आते हुए, ट्रक का मूवमेंट देखा हमने कि ट्रक में क्या है, सिर्फ फ्लावर के। तो ये फ्लावर को लोग वहां पे अरेंज कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा ये एंटीलिया का एंट्रेंस था उस समय का ये एंटीलिया का एंट्रेंस का सीन है के। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये फ्लावर का पूरा पिलर फ्लावर से बना हुआ है पूरा बैक से, और अंदर घर जैसी गेट खुलेगा अंदर, तो अंदर तो भैया फिर स्वर्ग का दरवाजा है, वो अंदर जो है वो स्वर्ग का दरवाजा है। हर किसी को एंट्री नहीं मिलती उसमें, स्वर्ग का दरवाजा है, कुछ लोग होते हैं खुश नसीब भाई। तो स्वर्ग का दरवाजा है। तो कहने का मतलब है कि ये उनके घर का बाहर का सीन है, और आप देख रहे हैं इसमें। तो अब प्रश्न मेरे दिमाग में ये बात उठी, अपन तो भैया ऐसे आदमी है कि जो है अपन जो है साइंस सोचने वाले आदमी, कि मैंने कहा यार ये जो फ्लावर से इन्होंने इतना मेहनत किया, फ्लावर आया कहां से? फॉरेन से फ्लावर आया। मतलब लोग कहते हैं शायद कई करोड़ रुपए का, 7 करोड़ 27 करोड़, कितना आंकड़ा मुझे नहीं मालूम के, पर करोड़ों में फ्लावर थे। करोड़ों रुपए खर्च किया उन्होंने फ्लावर को बुलाने के लिए और अपना डेकोरेशन करने के लिए। तो मैं मन में सोचा कि ये जो फ्लावर है इसमें मान लीजिए इन्होंने 15 करोड़ 20 करोड़ जो भी खर्चा किया इन्होंने, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, तो फ्लावर तो मुरझा जाएंगे इसके। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लावर जिस दिन लगा उसके बाद जो है पूरा मैरिज हो गया, पूरा फंक्शन हो गया, कम से कम 15-20 दिन 25 दिन तक फ्लावर वैसे ही खिले रहे। तो अपने को डाउट हुआ, अपने कहा नकली है बॉस, ये भले ही कुछ भी बोलते हो पर ये है नकली। छू के देखा, नहीं साहब असली है। छू के कब देखा? जब रिसेप्शन वगैरह में गए तब देखा अपन ने, क्या ये तो नकली टाइप दिख रहे हैं। तो अच्छा, तो समझ में आता है कि अरे वाह, कि ये जो और ये जो डेकोरेशन ये यहां नहीं, इनका जो रिसेप्शन था मैंने वहां भी इस तरह का डेकोरेशन कर रखा था भाई, बहुत फ्लावर थे वो। तो सोचो एक हाथी, एलिफेंट बनाया हुआ था फ्लावर से, फूलों का एक हाथी बना हुआ था, और सच के हाथी के बराबर का, वो पूरा फ्लावर से बना हुआ था। आर्टिस्ट आए हुए थे फॉरेन से, गोरे वाले, ठीक है वो ना, मतलब ईशा इस तरह के जो है ना, कुछ चाइनीज टाइप कुछ कोरियाई टाइप लोग थे, वो कायदा अपना ऐसे कोई जो है वो कोई एरोप्लेन जैसा बना हुआ है फ्लावर से, कोई घोड़ा बनाया, कोई हाथी बनाया, कोई कुछ बनाया फ्लावर से। अरे मैंने कहा भाई फूलों का मतलब इतना सुंदर इस्तेमाल कभी देखा ही नहीं अपन ने। लेकिन मन में बात आती है कि ये फ्लावर खराब नहीं होंगे क्या? पर सच्चाई तो ये है कि ये जो थे कॉर्नेशन फ्लावर, ये क्या थे जो इन्होंने फ्लावर लगाए पूरे, देखो आप गौर से देखो, ठीक है, ये पूरे फ्लावर जो लगाए ये कॉर्नेशन फ्लावर थे। ये क्या थे? ये कॉर्नेशन फ्लावर थे। अब आप बोलोगे सर इस कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दीज आर दी फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड बाय दी बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे फ्लावर तैयार कर लिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी से कि जिन फ्लावर का सेल्फ लाइफ, मतलब जिनका तोड़ने के बाद जिनको यदि केवल आप वाटर को स्प्रे कर दें, ये फ्लावर कई दिनों तक फ्रेश बने रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं के, ठीक। इनकी फ्रेशनेस में कमी नहीं आएगी। इनको जो है इस प्रकार से ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, जीन में ऐसा परिवर्तन किया गया है कि कार्नेशन फ्लावर को काट लेने के बाद में भी वो कई दिनों तक
कहते हैं कि भाई 1 महीना तक जो है फ्लावर खराब नहीं होगा, सिर्फ आपको एक काम करना है, एक स्प्रे कर देना है आपको उसमें के। तो इनके पास मशीन है भैया, स्प्रे कर दिया, फटाफट के स्प्रे हो गया, फ्लावर फ्रेश, एकदम फ्रेश। जाते जाते जब हम लोग रिसेप्शन से बाहर निकले तो वो जो जो उनका जो भी फ्लावर डेकोरेटर रहे होंगे वो फॉरेन के थे, वो कहीं के शायद मुझे लगता है वो थे जो है वो नीदरलैंड के कहीं के थे फ्लावर डेकोरेटर के, तो अंग्रेज लोग थे। उनने जाते जाते जो है हम लोग को भी एक अपना मतलब पता ना पब्लिसिटी के लिए अपना अपना पंपलेट दे देते, तो वो लोग अपना बुकलेट दे रहे थे, पतला वाला बुक, वो अपने आज ही मेरे पास बुक रखा है, बुक दिया उन्होंने। क्या क्या डिजाइन वो बना लेते हैं कि आपके घर में एफिल टावर बना देंगे फ्लावर का, वो ऐसा डिजाइन। रेट मेट देखे अपन ने उसके बुकलेट के, हाथ जोड़ ली दूर से कि भैया है ना, हम फूल का क्यों बनाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए गुरुकुल बनाएंगे, हम शिक्षा का कुछ करेंगे। भैया ऐसा अपन इतने बड़े आदमी है ही नहीं कि इतना फ्लावर, अपन तो क्या है 10 रुपए का फूल गुलाब का लाके बीवी को दे दे, यही बहुत बड़ी बात है के। खैर है ना, एक जमाने में बहुत लाल फूल खरीदे हुए, लेकिन जहां जहां इस्तेमाल किए गए वहां कभी काम नहीं आए वो के। तो इसलिए जो है ना, फूलों पे ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, अपनी प्रतिभा पे, टैलेंट पे भरोसा कीजिए, फूल होते हैं किसी काम के नहीं, ठीक है। खैर छोड़िए, तो तो कहने का मतलब ये कि ये जो कार्नेशन फ्लावर है ये को फ्रेश बने बने रहे, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। मतलब सोचो आप कि नॉर्मली हमारे दिमाग में बैठा है कि फूल को तोड़ेंगे कल मुरझा जाए, खराब हो जाएगा, लेकिन फूल मुरझाता ही नहीं है, स्प्रे कर दो महीना भर तक फ्रेश बना होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। फिर क्या बायोटेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुआ है? अरे भाई कभी बीमार पड़ जाते हैं, लूज मोशन हो गए, तकलीफ हो गई, तो दादी बोलती है कि भैया मम्मी से किसको दही चावल खिला दो, खिचड़ी खा लो भाई, दही के साथ में खिचड़ी खा लो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोबायोटिक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके अंदर, गुड बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं। बैड बैक्टीरिया को, डायरिया करने वाले बैक्टीरिया को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, पेट ठीक हो जाएगा, तुम्हारी तबियत ठीक हो जाएगी। कहते हैं लोग कहते हैं कि भाई रेड वाइन जो होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अप टू ए मॉडरेट लेवल रेड वाइन को कई लोग रिकमेंड भी करते हैं, पर अल्कोहल किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है। पर कहने का मतलब है चीज मोस्ट प्रिमिटिव फूड आइटम में से एक चीज न्यूट्रिटिव फूड होता है। एंड मैंने देखा अमेरिका में जब मैं था, यूएसए के अंदर जब मैं था, तो मैंने क्या देखा, मेरे जो दोस्त लोग थे वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट टेबल पर जाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट हम लोग को लगता था पे मेस में, तो जाएंगे तो बढ़िया अपना चीज का एक बड़ा पीस लेंगे, चीज का एक बड़ा पीस लेंगे और चीज खाएंगे, और कुछ क्रैकर्स टाइप बिस्किट होते हैं वो ले लेंगे, और कुछ अपना, पहली बार जिंदगी में मैंने देखा कि हरा धना होता है, हरा धना अपने घर में हरा धना आता है, हरे धने को जो अपना कोरिएंडर को हम लोग क्या करते हैं, धो धा के काट के दाल में छिड़क लिया, सब्जी के ऊपर छिड़क दिया, ऐसे करते अपन। कभी तुमने देखा पिताजी को कि पिताजी को मम्मी ने जो है वो हरा धना लेके आई हो और एक प्लेट में रख के जो है वो 50 ग्राम 100 ग्राम हरा धना रख दिया हो कि सुनिए आज डिनर में बना हुआ है हरा धना, तुम्हें यही खाना है? तुमने कभी देखा नहीं होगा। आप बोलोगे मम्मी पापा गुस्सा कर जाएंगे कि इनको हमने एक प्लेट में भर के हरा धना दे दिया। पर अमेरिका में ऐसा है, टर्की में ऐसा है, यूरोपियन कंट्री में ऐसा है कि ब्रेकफास्ट में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको छोटे वाले चेरी टमाटो ढेर सारे रखे होंगे, आप थोड़ा सा 10-15 टमाटर ले लीजिए उसमें से, ठीक है। हरा धना, लोग बाग इतना धना लेते हैं, और हरा धना बकरी खाती ना, जैसे बकरी से हरा धना खा रहे होते लोग बाग, ठीक है। और चीज का बड़ा पीस लेंगे, वो चीज खा रहे होते हैं, वो ऑलिव जो होते हैं, जो ऑलिव वो खा रहे होते हैं। हम तो भैया सारा कुछ ट्राई करके देखे यहाँ पे, अपने को लगा कि भैया हरा धना जो है ऐसे ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। टमाटर तो फिर भी चलो बर्दाश्त करने लायक है, और ओलिव ठीक ठाक लगता है। चीज हमको नहीं जमा भाई, चीज को थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, पर चीज का नाश्ता नहीं कर सकते हम। अपने को तो चाहिए ब्रेड ब्रेड टोस्ट वोस्ट वो सब चाहिए, तब तो आमलेट खाते हैं भी, आमलेट वगैरह और एक ले लेते हैं कभी कभी, तो वो चीज जमती थी बाहर, लेकिन ये नहीं जमा कभी। पर यूरोप यहां पे चीज का बड़ा भारी कल्चर है। पुराने फूड आइटम में से एक जमाना वो था जब अपने जो लोग बाग थे उनको वेतन मिलता था, मतलब साल पूरा दिन मजदूरी किया, शाम को आदमी पूछा भैया मेरी मजदूरी कहां है, तो उसके मालिक ने बोला उससे ये रखिए बियर की 3 बोतलें ले जाओ। मजदूरी बियर के रूप में मिलती थी पहले। सैनिक युद्ध लड़के आया, भैया क्या मिला तुम्हें युद्ध के बाद, लड़ने के बाद? मालिक हमको जो है 10 लीटर बियर मिल गई है। आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या सर? सच्चाई है, एक जमाने में जो है अल्कोहल ट्रेड का जरिया भी था। बोतलों में भर भर के, भाई ये बोतल इसको दे दी, इसके बदले ये मिल गया, इस बोतल के बदले गेहूं ले लो, गेहूं के बदले ये बोतल ले लो, अलग तमाम चीजें।
मतलब बायोटेक्नोलॉजी ये क्या हमारी जिंदगी में नया है? हमारी जिंदगी में नया नहीं है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत समय से, प्राचीन समय से ऐसा शिक्षा जिसका उपयोग किया जाए। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे बड़ा फॉल्ट है। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाता है कि क्या होता है, कि 2 + 2 4 होता है, पर इस 4 का करे क्या कोई नहीं बताता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिखाता है कि भैया थीटा करोगे ऐसा गामा होगा, ना ये होगा, ना ये लेमडा हो गया, ना डेल्टा हो गया, ये हो गया, पर डेल्टा का करे क्या भैया? ठीक है, ये कोई नहीं बतलाता। हमारी शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये हमको हमारे पैरों पर खड़ा नहीं करती है, हमको नौकरी मांगने के लिए दरवाजे पे खड़ा करती है। What is the fault in our education system? हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए गड़बड़ है क्योंकि हम अपने पढ़ लिखने के बाद में हमारे पास में एक सर्टिफिकेट होता है और उस सर्टिफिकेट के दम पर हम नौकरी के लिए जगह जगह घूमते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि, और मेडिकल एजुकेशन यहां पे थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पर आप अपने दम पे खड़े हो जाते हैं। बाकी एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एप्लाइड साइंस क्या सिखाता है? एप्लाइड साइंस बोलता है ठीक है, तुमने शिक्षा ले लिया, अब तुम्हें कोई नौकरी मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है और अच्छी बात है। किरण मजूमदार शाह बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट थी, बायोटेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट थी, बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी किया डॉक्टर किरण मजूमदार शाह ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि उनके हस्बैंड काम करते थे, अच्छा उन्हें जरूरत थी नहीं, लेकिन उनको लगा कि मेरा ज्ञान तो बर्बाद जा रहा है। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम जिस गैरेज में कार रखते हो, क्या मैं गैरेज को लेबोरेटरी के लिए यूज कर लूं? हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, कार में बाहर पोर्च में, इतना बड़ा घर है, बाहर पोर्च में पार्क कर दूंगा। घर के गैरेज में एक लेबोरेटरी शुरू किया बायोटेक्नोलॉजी का, और आज उन्होंने जो कंपनी बनाई बायोकॉन, उसी कंपनी में उनके हस्बैंड भी काम करते हैं। बायोकॉन करोड़ों, मतलब कई 100 करोड़, अरे हम बोलेंगे 1000 करोड़ की कंपनी है, अरे हजारों करोड़ की कंपनी है बायोकॉन, BIOCON, बायोकॉन, गूगल कीजिएगा। ठीक है, एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई कंपनी। यह होता है एंटरप्रेन्योरशिप, यह होता है शिक्षा, असली शिक्षा की आपने वो सीखा जिसको इस्तेमाल किया तो कुछ कर गुजरे आप। वो काय की शिक्षा है कि डिग्री लेके घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं कि साहब मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है ये वाली, अब मैं चक्कर लगा रहा हूं कि मुझे कोई पैकेज दे दे भैया। कितने में मैं, मतलब सर मैं 25,000 रुपए लूंगा, सर मैं 30,000 रुपए लूंगा सर। हुनर वो है कि लोग बुलाए तुमको, बोले कि भैया कितना लोगे दादा बता तो दो, हमारे पास काम कर लो, वो हुनर है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए तो अब अप्लाइड साइंस याद रखना है, कभी भी जिंदगी में है ना, मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, कुछ अच्छा करना हो ना, तो अप्लाइड साइंस में। मेडिकल इसलिए बेस्ट है क्योंकि मेडिकल में MBBS करने के बाद भी आप टेबल कुर्सी लेके कहीं बैठ जाओगे ना, नाम का बोर्ड लगा के अपना, तो भी पेशेंट आएंगे, आप इलाज कर पाओगे, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स जो है बहुत इगोइस्टिक लोग होते हैं भैया, उनको जरूरत नहीं किसी के सामने हाथ, अरे मैनेजमेंट ने कुछ बोला था, जा रहे छोड़ के संभालो अपना। डॉक्टर का बहुत बड़ा ईगो होता है, क्यों? कि भैया उसको जरूरत ही नहीं तुम्हारी, तुमको उसकी जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है, वो जहां बैठेगा वहां पे मर जाएंगे उसको। डॉक्टर की डिग्री डिफरेंट टाइप की है, पैकेज के। अब हम सुनते हैं IIT में ऐसा हो, अब IIT तो खैर अच्छी चीज है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा हुआ कि अरे पता है उसको 3 लाख का पैकेज मिला, उसको 10 लाख का पैकेज मिला, उसको 40 लाख का पैकेज मिला, पैकेज मिला, पैकेज मिला, पैकेज मिला। कभी सुना है एम्स के अंदर पैकेज मिला? कभी सुना है जिपमर के अंदर पैकेज मिला? कभी सुना है किसी मेडिकल कॉलेज में पैकेज मिला? अरे जरूरत ही नहीं है, पैकेज बांटते हैं हम, पैकेज काय लेंगे हम किसी से? हाँ, अपना अस्पताल खोलेंगे, 10 को नौकरी पर रखेंगे, नर्स रखेंगे, वार्ड बॉय रखेंगे, 2-4 डॉक्टर साथ में रखेंगे अपने, ऐसा करेंगे क्योंकि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये कोई मजाक थोड़ी ना है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो चलो अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर हमारा तो चौथा अटेम्प्ट था। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर BSc बायोटेक्नोलॉजी कर लूं? तो देखो बेटा, भारत में बायोटेक्नोलॉजी एक डिग्री है, सुनना ध्यान से बात के, भारत में बायोटेक्नोलॉजी एक डिग्री है, इंडिया में प्रोफेशनल डिग्री नहीं है ये। अब्रॉड जाओगे बायोटेक्नोलॉजी MBBS के बराबर की प्रोफेशनल डिग्री है।
तो आपको यदि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है तो देश के टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में कीजिए, ठीक है। जो देश में के जो टॉप के इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, गूगल कीजिए, आपको मिलेगा। कुछ हैदराबाद में है, कुछ बेंगलोर में है, ठीक है। तो देश के टॉप के बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम के बगैर एडमिशन नहीं होगा। वहां पर जाके बायोटेक्नोलॉजी करोगे, कुछ होगा आपके। और उसमें भी ग्रेजुएशन करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी में यदि आपको आगे निकलना है, रिसर्च में आगे जाना है, तो आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा। कनाडा जाइए आप, अमेरिका जाइए आप, के किसी जर्मनी जाइए आप। जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री फॉर दैट। और वहां जाके आप पीजी कीजिए, पीएचडी कीजिए। आप देखो फिर आप कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हो, ठीक है। रास्ते बेटा कोई भी आसान नहीं है, रास्ते कोई भी आसान नहीं है। हर रास्ते में उतना ही कष्ट है, उतना ही जो है तकलीफें हैं। और जो तकलीफों से लड़ गया, क्रॉस कर गया, वो आगे निकल गया, अदरवाइज पीछे रह जाना पड़ता है। आज यदि कोई पूछता है कि आज बायोटेक्नोलॉजी का क्या लेवल है, क्या बोलोगे? तो आज बायोटेक्नोलॉजी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ठीक है। ये पैसा पैसा क्यों करती है? मतलब एक गाना सुना था कहीं, याद आ गया के, तो कहने का मतलब ये है, आप बोलोगे कहां सर? अरे हमने एक गाना सुना देख के, तो पैसा ही पैसा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म जो है दवा बनाने में, अब आपको क्या लगता है जो आपका जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, कोविशील्ड, ठीक है, कैसे बनाए? ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन के। जो वैक्सीन है फाइजर का वैक्सीन, जो हम कहते हैं जो वैक्सीन है फाइजर का, कोविड का वैक्सीन है। मोडर्ना अमेरिका में अवेलेबल है। स्पुतनिक वी, ठीक है। ये सभी वैक्सीन कैसे हैं? ये सभी वैक्सीन कैसे हैं? ये सभी वैक्सीन में बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, सभी वैक्सीन में बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और एडवांस लेवल का बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। क्या लगता नहीं आपको कि फाइजर ने कितना कमाया होगा इस कोविड-19 में? आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कितना कमाया होगा कोविशील्ड बना के? यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट दैट अमाउंट। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते अमाउंट को। अरे दुनिया भर में हर आबादी में हर आदमी को वैक्सीन लगना है, उसके बगैर बीमारी जाने वाली नहीं है। और यह बहुत बड़ी बात है कि वैक्सीन हम बना पाए इतना जल्दी। आज के पहले कोई भी बीमारी का इतना फास्ट वैक्सीन नहीं बन पाया जितना जो है वो कोविड के लिए बन गया। वक्त लगा कुछ महीनों का, लेकिन वैक्सीन बना लिया। फाइजर, मोडर्ना, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक्नोलॉजी के, साइनोफार्म, साइनोवैक। आज वैक्सीन का नाम गिनाना शुरू करें हम तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर का वैक्सीन, मॉडर्ना का वैक्सीन, स्पुतनिक का वैक्सीन, साइनोफार्म, साइनोवैक, ठीक, ढेरों वैक्सीन हो गए अब अवेलेबल है मार्केट में। क्या अरे ये तो केवल एक वैक्सीन की बात चल रही है दादा, इसके अलावा बीसीजी का वैक्सीन, ना ये वैक्सीन, ना वो वैक्सीन, इसके अलावा दवाएं, एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ना, वो जो बीच में एक इंजेक्शन था 3-3 लाख रुपए का इंजेक्शन, रेमडेसिविर की बात नहीं कर रहा मैं रेमडेसिविर की बात नहीं कर रहा हूं। एक जो है वो टोसिलिजुमाब के वो था, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी था, वो लाखों में बिका वो इंजेक्शन। तो ये जो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी ने, और तमाम फार्मा कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है इसमें, ठीक है। फोकसेस ऑन मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फील्ड सच एज बायोमेडिकल रिसर्च एंड एग्रीकल्चर के, फॉरेंसिक साइंस, फूड प्रोडक्ट, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, जेनेटिक्स, वैक्सीन डेवलपमेंट, फूड एंड डोमेस्टिक यूज। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं, दुनिया में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व ना हो। एवरीवेयर बायोटेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व, ठीक है। क्या है फ्यूचर इसका? क्या हमें इस फील्ड के बारे में कभी सोचना चाहिए? स्कोप इज ब्रॉड एंड डायनामिक, बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। यानी आने वाला वक्त जो है वो आईटी का वक्त तो चल ही रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही सही, और कोई इसका पिताजी यदि बनेगा वो है बायोटेक्नोलॉजी के, मतलब इससे भी आगे जाएगा जो, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आगे जो हो जाएगा वो है रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इंपैक्ट विल बी ग्रेटर देन मनी। मैंने कहा ना कि हम कान को उगा सकेंगे मीडियम में, ऑर्गन को हम बना पाएंगे, हम ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों का हमारे पास आज इलाज नहीं है, कैंसर, इसी बीमारियों का हम इलाज ढूंढ पाएंगे हम के। और डिजिटल, अरे बहुत जल्दी ये वक्त जाएगा
कि बायोलॉजी डिजिटल हो जाएगी, मतलब कि आपके जो मान लो किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें ऐसे चिप लगा पाएंगे जो बायोलॉजिकल सेंसर के थ्रू काम करते होंगे, बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी सेंस कर पाएगी, हम ऐसी चीजें बना पाएंगे आपके, कहते हैं। अब कितना सही नहीं मालूम। आने वाले वक्त में इंसान की अमरता के बारे में भी काम चल रहा है कि इंसान को इमोर्टल कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी हम जो है ब्रेन की मेमोरी को हम कहीं पे संभाल के रख सकते हैं कि भैया जो है दादाजी थे, उनका ब्रेन, दादाजी के पिताजी, दादाजी के परदादा, चलो है ना, दादाजी तो ईश्वर करे सेहतमंद रहे हो, मान ले कि दादाजी के पिताजी या उनके पिताजी, ठीक है, समझो आप ऐसा होगा आने वाले कि सन चल रहा है ना, सन चल रहा है 2221, द ईयर 2021, आज के 200 वर्ष के बाद, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है कि कुछ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने थे मेरे को, और ओल्ड पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट, तो क्या करें? तो बोलेगा भैया ऐसा है, अपने पिताजी के पिताजी जो है ना, वो अपना एक रहे हैं एक जमाने में डॉक्टर गीतेंद्र ना, उनका दिमाग वो रखा हुआ वहां पे ब्रेन, समझो कल्पना कर रहे हैं अपन, मान लो बन गया टेक्नोलॉजी कि रखा हुआ उसमें, तो अपना जो है अपना किसी जो है वो कीड़े मकोड़े में किसी जानवर में डाल दिया, कुछ न्यूरॉन डाल दिए, अब वो वहां से वो है ना वो कोड सिग्नल कर रहा है वो, और उस सिग्नल को पढ़ पा रहे हैं अपन। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। को पिताजी तो संस्कृत जैसी कोई पता नहीं कौन सी बात बता रहे हैं, बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, क्या भरोसा, वक्त कैसे बदलेगा हम नहीं कहते। अब आप बोलो नहीं सर आपकी कोई नहीं सुनेगा, तब वो तो चिप लगा देंगे दिमाग में कि भैया ये बायोलॉजी का चिप है, दिमाग में फिट कर दिया, बायोलॉजी स्कैनिंग 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 डाउनलोड, बायोलॉजी डाउनलोडेड होगी। तो एग्जाम में जब जाएंगे सेंटर में बोलेंगे कि दोस्त तूने कौन सी बुक डाउनलोड कराई? मैंने कैंपबेल डाउनलोड कराई। अरे आती तो नीट में एनसीईआरटी है, मैं तो एनसीईआरटी डाउनलोड करा के आया हूं। तो उस कल्पना में खो गए तो सबकी, अरे कितना अच्छा होता कि एनसीईआरटी डाउनलोड करा लेते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। तो मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो हम मजाक में जो बातें कह रहे हैं ये किसी दिन सच होंगी, हम जो है वो नहीं जानते इस बारे में। एक जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी कि धृतराष्ट्र जो है, महाभारत काल की बात है कि धृतराष्ट्र जो है वो राजा हैं, वो बैठे हुए हैं और वहां कौरव पांडव का युद्ध चल रहा है, और संजय कमेंट्री दे रहे, संजय उनके जो सारथी थे वो उनको बता रहे हैं उनको कि अर्जुन ने तीर छोड़ा है, अब वो तीर वहां चला गया, अब उसके बाद दुर्योधन वहां पे ऐसा कर रहे हैं, अच्छा तो गांधारी पुत्र जो है अपना दुर्योधन जो है, फिर तो धृतराष्ट्र जो है वो अपना सुन रहे कहानी, तो ऐसा लिखा महाभारत में, तो लोगों को लगता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आज तो सिंपल सी बात है, एक व्हाट्सएप कॉल करते हैं फील्ड में, अर्जुन व्हाट्सएप कॉल, हाय व्हाट्सएप, अरे यार वो तीर चलाने का टाइम है अभी, बादे मैसेज करना, अरे इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देना भाई। को भरोसा अभी यदि मान लो हो रहा होता तो क्या होता, अभी तो इंस्टाग्राम पे कि भैया तीर चलाने के पहले एक सेल्फी, ठीक, जस्ट थ्रो माय तीर, माय एरो, टिंग, सेल्फी, देखो लग गया। वीडियो बना रहे हो तो लोग बाग, आज लोग वही तो मदद कर रहे हैं, वीडियो बनाते लोग, तब भी वीडियो बना रहे थे लोग, पूरा गांव खेड़ा आके जो है वो इकट्ठा, ये महाभारत युद्ध चल रहा है, चलो वीडियो बना लो इसका। खैर, तो जो बातें उस जमाने में लगता था कि ये शायद लोगों को बहुत ही सोच के बाहर लगेगी, वो आज सोच के अंदर से, आज क्या संजय बता नहीं पाएंगे धृतराष्ट्र को आज ये कोई चीज हो तो क्या? बराक ओबामा को पूरी कहानी मालूम थी कि ओसामा को पकड़ कैसे रहे ले आके, लाइव चल रहा था, लाइव देख रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइव देख रहे थे, ओसामा को पकड़ा पाकिस्तान की सीमा में जाके, लाइव देख रहे थे वो कि क्या हो रहा है, कहां ऑपरेशन जा रहा है, कहां प्लेन उतरा, क्या हो गया, ट्रैक कर रहे थे, लाइव देख रहे थे। आप बताइए, बदला वक्त ना, आज के 200 वर्ष बाद 500 वर्ष बाद क्या होगा किसी को मालूम, किसी नहीं मालूम, ठीक है। खैर है ना, हम क्यों उसमें उलझे, हम तो एनसीईआरटी पर आ जाते हैं वापस, हमको तो अपना एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो वॉट एवर वी डिस्कवर्ड, एवरीथिंग इज फॉर आवर कंफर्ट, हर चीज हमारे कंफर्ट और वेलफेयर के लिए है ना, ठीक।
आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो ये पढ़ा पा रहा हूं और तुम ये ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूं कि इंटरनेट के थ्रू आप और हम कनेक्टेड हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, ये आज के 100 वर्ष 200 वर्ष पहले पॉसिबल ही नहीं था। मतलब आज टेक्नोलॉजी जो है, अब बस यही तरीका बचता है कि गीतन सर 3D हो जाए। मैं कहता हूं ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जरूर, ठीक है। क्या होगा कि आप ऐप डाउनलोड करोगे और ऐप में आपको बटन आएगा वर्चुअल प्रेजेंस, ठीक है। एक पैकेज होगा उसका, अभी से रेगुलर है, बेसिक है, प्राइम है, होगा उसमें प्लेटिनम या सुपर प्राइम पैकेज, ठीक है, बायोमेट्रिक्स का। बटन दबाओगे, टिंग, वर्चुअल, तो मोबाइल में से रेडिएशन बाहर निकलेंगे, टेनिंग टेनिंग, और मैं आ जाऊंगा बाहर, मेरा वर्चुअल क्लोन आएगा। क्या कर रहा है बेटा? 2 घंटे से देख रहा हूं, मुंह से पेन नहीं निकाला तुमने, खिड़की से बार बार बाहर देख रहे हो, है ना। 10 बजे कोई रास्ता क्रॉस करता है, उसका तुम इंतजार कर रहे हो कई दिनों से। हां, तुम्हें समझ नहीं आता कि पढ़ने के लिए तुमने सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर बतियाते बहुत हो, डिस्कस बहुत करते हो दोस्तों से, पढ़ने की बजाय तुम्हारा पूरा ध्यान डिस्कशन पर है। थोड़ा पढ़ लेते तो कुछ अच्छा हो जाता। ऐसा होता तो कैसा होता? तुम खो गए कि नहीं, कहीं बाजू में तो नहीं आ गए सर? तो कहने का मतलब ये कि ये भी पॉसिबल है। मैंने इसका मैं अभी साइंटिफिक एक्सपो में गया था 2019 में। साइंटिफिक एक्सपो में मैंने देखा इसको, 3D प्रिंटर को देखा मैंने, इसको देखा मैंने। तो ये प्रोटोटाइप है भी इसका। उसमें क्या था कि वो है ना, वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उधर कहीं बैठा था और उसका एग्जैक्टली वैसा का वैसा रेडिएशन से एक कॉपी बैठ के बाजू में चेयर पे बैठा हुआ था, कि वैसा का वैसा लगा था, ऐसा लगा कि वो वही बैठा हुआ है। अभी वो इंटरनेट पे नहीं है, वो मैंने देखा कोरिया में, साउथ कोरिया में किसी ने बनाया हुआ है उठ के। मैं ऐसा प्रिंटर देखकर आया हूं, इजराइल में बना हुआ प्रिंटर मैंने देखा है कि वो छोटा सा प्रिंटर है, ऐसा समझ लो आपकी कैसा प्रिंटर होगा वो, छोटे से बॉक्स के सामान के, सपोज कि ये से मान लो मैंने कहा आपसे ये छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है। आपको क्या प्रिंट करना है? आप पेपर लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए, और वायरलेस है। आपने अपने मोबाइल में कोई सिलेक्ट किया, आपने इसको प्रिंट करना है, दबाया बटन, ये प्रिंटर पेपर के ऊपर घूमना शुरू कर देगा ये, और लिखना शुरू कर देगा। हटा लो आप, ना पेपर फंसाने की जरूरत, ना कुछ करने की। सिंपल प्रिंटर को पेपर पे रखोगे, प्रिंटर अपना को सेट कर लेगा पेपर के अकॉर्डिंग, पूछेगा A4 साइज है, आप सेट कर लेगा, आप कमांड दोगे, वो चल चल के खुद ही टाइप कर देगा पूरा। इजराइल में बन गया है, प्रोडक्शन चल रहा है अभी उसका। सोचो क्या होने वाला है यार, क्या क्या बदलने वाला है। खैर आप बोलोगे कल्पना की, अरे चैप्टर का फील नहीं लोगे ना तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अभी तो बेटा कहानी शुरू हुई है, अभी मजा तो अब आगे आएगा इसमें। मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम बदल सकते हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब बिल्कुल रिलेवेंट एग्जांपल लेते हैं हम, बिल्कुल रूटीन लाइफ का रिलेवेंट एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने जो है एक वैक्सीन बनाया, कोविशील्ड, ठीक है। एक वैक्सीन बनाया गया कोविशील्ड। कोविशील्ड क्या है? एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो वो कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। फॉर्मूला खोजा इसका ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने फॉर्मूला खोजा। क्या किया इन्होंने चिंपैंजी, सुनिए कहानी, चिंपैंजी के इन्होंने जो है, चिंपैंजी में जो है वो अटैक करने वाले जो कफ एंड कोल्ड के बाद, चिंपैंजी का जो कोल्ड वायरस है दैट इज दी एडिनो वायरस, ठीक है ना। चिंपैंजी में एक एडिनो वायरस अटैक करता है। सुनो कहानी के, तब आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा। देखो मैं चाहूं तो लाइनें पढ़ के बांच दूं तो उससे आपको मजा नहीं आएगा समझ के, यानी मैं लाइनें पढ़ के बांच दूंगा तो वो किताबों में लिखा है, कोई भी बेटा बांच देगा उसमें, तुमको समझ में नहीं आएगा और फील भी नहीं आएगा। तो फील बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखो, इंसान मायना नहीं रखाता है, इंसान के साथ जिस इंसान से हमारे कनेक्शन होते हैं ना, उसके साथ हम कैसा फील करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े पते की बात है। कोई आदमी अच्छा है बुरा है, अच्छा दोस्त है बुरा दोस्त है, ये कैसे मालूम चलता है? जब उसके साथ हम होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं। क्या हम अपने आप को इमोशनली सिक्योर फील करते हैं, अपने आप को हम अच्छा फील करते हैं? मतलब वो फील, उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, पर तुम समझते हो फील का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट को भी ऐसे फील करना है। प्यार, अरे वो
प्यार का मतलब सब्जेक्ट से प्यार की बात चल रही है। नहीं तो अभी किशोर सर ने कहा प्यार तो दौड़ गए बाहर, घर के बाहर के निकल कर कि ढूंढ रहे क्या, मम्मी पूछी क्या कर रहे कल का, कुछ नहीं प्यार ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे नहीं मिलता प्यार। प्यार मतलब अपने सब्जेक्ट से प्यार करेंगे ना तो दुनिया तुमसे प्यार करेगी, ठीक है ना, ठीक है। जब तुम अपने सब्जेक्ट से प्यार करोगे, अपने मुहिम से, अपने मिशन से प्यार करोगे, मिशन को अचीव करोगे तो दुनिया तुमसे प्यार करेगी, ठीक है। दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया कहीं और भागेगी, ठीक है। इस बात को याद रखना, पते की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था आपसे कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए क्या सोचा साइंटिस्ट ने, कहा कि यार कफ और कोल्ड का चिंपैंजी का एक वायरस था एडिनो वायरस, उसको लिया। उस वायरस में देखा कि अच्छा इस वायरस में हम थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, उसके आरएनए को लिया, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस है, सार्स कोव-2 है, उसका आरएनए का एक हिस्सा को, जीन को पहचाना कि अच्छा इसमें ये वाला प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन ही बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने क्या किया, उस स्पाइक प्रोटीन को बनाने के लिए एडिनो वायरस के आरएनए में चेंज कर दिया। एडिनो वायरस के आरएनए में चेंज किया और सार्स कोव-2 का आरएनए का एक हिस्सा उसमें डाल दिया और एडिनो वायरस को तैयार कर लिया। अब ये जो एडिनो वायरस है, जब आप कोविशील्ड वैक्सीन लगाते हो ना तो लिविंग मतलब एक्टिव एडिनो वायरस आपकी बॉडी में जाता है। जैसे आप कोविशील्ड वैक्सीन को लगाते हो, एक्टिव एडिनो वायरस बॉडी में जाता है और उसके पास आरएनए का वो टुकड़ा है जो स्पाइक प्रोटीन में आता है, जो कोविड-19 का एक्चुअल वायरस में आता है। जैसे ही वो स्पाइक प्रोटीन बनता है, आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है और बोलता है कि कोई गड़बड़ हुआ है, चलो बनाओ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनना शुरू होते हैं और आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है और आप एक्चुअल कोविड के इन्फेक्शन जब आपके सामने आता है तो आपकी बॉडी उससे लड़ लेती है। ये फंडा वैक्सीन का। अब यहां पे क्या किया, यहां पे आपने एडिनो वायरस के आरएनए में चेंज किया कि नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कभी आप जो है वो ड्रग फैक्ट्री में जाएंगे, आप दवा, मैं सैनोफी एवेंटिस में एक बड़ी, आप कभी गूगल कीजिएगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है सैनोफी, ठीक है। सैनोफी अमेरिकन कंपनी, शायद सैनोफी, इट्स अ बिग कंपनी, ठीक है। तो सैनोफी का गोवा में एक प्लांट है दवा का। तो मुझे बात अच्छे से, ये बात है 2014, हाँ 2014 की बात है, 2014 की बात है। तो मैं इनके सैनोफी एवेंटिस के गोवा प्लांट में, मुझे इनवाइट किया था इन लोगों ने। मुझे क्या, कुछ 10-15 डॉक्टर थे पूरा ऑल ओवर इंडिया से, उनको उन्होंने बोला था कि हमारी डायबिटीज की दवाएं कैसे बनती है और हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च कैसे हो रहा है, इंसुलिन कैसे बनता है, वो दिखाएंगे गोवा में आपको। तो मैं भी गया, चलो मेरा भी बड़ा मन था देखने का कि फार्मा कंपनी कैसे काम करती है ना। अपना भी एक ख्वाब था, सपना था कि फार्मा कंपनी, मेरी भी अपनी एक फार्मा कंपनी हो। लेकिन जब देखा इतने सारे लाइसेंस, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, सरकार ने ऐसा कर रखा है कि इतना लंबा प्रोसीजर है कि हर स्टेट का लाइसेंस अलग लो, तो वो इतना लंबा प्रोसीजर देख के हमने कहा भैया इतना वक्त किसके पास है ना, इतने लाइसेंस लगेंगे, उसमें तो आधी उम्र निकल जाएगी उसमें, और खर्चा बहुत सारा उसमें, फिर कंपटीशन बहुत सारा। तो प्लान को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है। हालांकि मन में दुख है बीबी, हम चाहते थे एक ऐसी फार्मा कंपनी खोजना। अब तुम में से कोई अच्छा कुछ खोजेगा ना मॉलिक्यूल, तब हम फार्मा कंपनी अपनी डालेंगे, ठीक है ना। ख्वाब है भाई, अब ख्वाब तो ख्वाब है ना, ख्वाब का कोई आप बोलोगे कैसे डाल पाओगे, इतना पैसा कहां से आएगा। अब ख्वाब का थोड़ी ना कोई सर पैर होता है भाई, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, देख लिए तो देख लिए, हो गए पूरे तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो रह जाएगा अफसोस, और क्या कर सकते हैं। खैर, पर ख्वाब देखना थोड़ी ना बंद कर सकते हैं, ख्वाब देखने की ताकत हमारे पास है, ख्वाब देखने की ताकत तो हमारे पास है ना बेटा, वो तो थोड़ी ना हम बंद कर सकते हैं, वो तो हम रखेंगे, ठीक है। पूरा हो ना हो एक अलग मुद्दा है, पर इंसान की ताकत तो ख्वाब देखना ही तो है। तुम भी बड़े ख्वाब देखा करो, बड़ा सोचा करो, बड़ा सोचोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। खैर, तो अभी मतलब ये है कि मैं सब सैनोफी एवेंटिस के प्लांट में गया, तो मैंने देखा वहां पे, क्या देखा मैंने कि वहां पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे ना, तो वो जो बायोटेक्नोलॉजी लैब थी उनकी, जहां पे इंसुलिन का काम चल रहा था, उस लैब में ना पूरा का पूरा ग्लास से पूरा पैक था उठ के, और उसमें जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे ना, वो अपने हाथ, अपने ऐसे लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे ग्लव्स थे के, वो ग्लव्स में आप हाथ डालेंगे अंदर अपना कांच में सट के, और जो करना है वहां आप करते रहेंगे बैठ के, है ना। नहीं, वो ग्लास में ऐसे कई सारे ग्लव्स लगे होते हैं, आपको कुछ करना है ग्लव्स में हाथ डालिए, मतलब आप डायरेक्ट अंदर हाथ नहीं, आपका कोई भी कॉन्टामिनेशन अंदर नहीं पहुंच सकता। और चारों ओर से पैक था, उसमें अलग तरह के फैन लगे होते हैं, अलग तरह का रोबोट लगा होता है जहां पे स्टरलाइज कर रहा होता है उसको। तो मतलब एक डिफरेंट ही इन्वायरमेंट बना के रखे होते हैं ताकि ह्यूमन कांटेक्ट ना हो सके, यहां पे कोई तरह का बाहर से इंफेक्शन, कोई चारों ओर से पैक होता, कोई चीज वहां पे ना अंदर ना आ सके। इस लेवल का देखने लायक है, मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। सैनोफी एवेंटिस का गोवा में जो प्लांट है वो देखने लायक है,
बहुत कुछ आपको जब जाएंगे प्लांट में तो पूरे आपको कपड़े वपड़े के ऊपर भी आपको कुछ कपड़े पहना देंगे, मतलब बहुत ध्यान रखते हैं, बताते हैं आपको कि आप जब आप निकलते आते हैं पीछे पीछे आपको एक मशीन जो है वो आप क्लीन करती, स्टलाइज करती हुई चलती है कि आपका कोई जर्म इन्फेक्शन वहां ना रह जाए। ये 2014 की बात कर रहा हूं मैं, अभी पता नहीं क्या हालत है। चाहिए जो आपके मनचाहे डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर लेकर जाए या वायरस के अंदर लेके जाए वो, ताकि आप आगे कर सके। आप बोलोगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आती है हमको वेक्टर डीएनए वाली, सीधा क्यों ना डाल दें, सीधा क्यों ना डाल दें भाई, क्यों चाहिए वेक्टर हमको? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारे घर में दरवाजा खुला है बाहर का, ठीक है, घर है आपका अच्छा खासा बढ़िया घर है, कोई बाहर दरवाजा खुला है, एक अजनबी आदमी घर के अंदर आया, जानते नहीं आप, कभी देखा नहीं आपने उसको, ना नाम सुना ना देखा, एक अजनबी आदमी आपके घर में आया और आके अंदर जो है सीधा घर के अंदर गया, आपके घर में जो लिविंग रूम है ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया बड़ी आराम से फैलकर, आप वहां से निकले, देखा आपने कौन हो, मम्मी, कोई बैठा है ड्राइंग रूम में, आपने बुलाया क्या? मम्मी ने कहा कौन, जाके देखते हैं। मम्मी और आप गए, टिनिंग टिनिंग, भाई साहब कौन? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे आप हो कौन? शैतान सिंह, नाम तो सुना होगा। अरे कौन शैतान सिंह, हम जानते नहीं किसी को, चलिए घर से बाहर निकलिए। पापा को फोन लगाया, पापा घर में कोई आदमी आके बैठ गया ड्राइंग रूम में, उठ बोल रहा है शैतान सिंह को, नाम तो सुना होगा, क्या करें? पिताजी बोले अरे मैं आता हूं, पिताजी ने बाजू फोन लगाया, आजू फोन लगाया, घर पिताजी आए लौट के, अरे क्या भाई साहब बाहर निकल, चलिए बाहर निकलिए, कहां से, पागल हो क्या, कैसे घर में आ गए? शैतान सिंह को डांट लगा के भगा दिया गया, वो भाग गया। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, अजनबी आदमी आपके घर में आया, आप जानते नहीं हो उसको, तो आपने क्या किया, आपने अलर्ट हो गए, आपकी कौन है ये, भगाओ इसको घर से बाहर, कैसे आके बैठ गया? लेकिन अब किस्सा चेंज करते हैं, आपके पिताजी घर से ऑफिस गए, बाहर गए, घर से बाहर निकल गए, वो रोज घर से बाहर निकलते हैं प्लाज्मिड के समान, वापस घर में आते हैं प्लाज्मिड के समान, मान लिया हमने, निकाल सकते हो अंदर। पिताजी घर से बाहर निकले, पिताजी ऑफिस गए, ऑफिस में एक उनका जो है कोई उनके साथ में कोई व्यक्ति थे जो ऑफिस में नए नए ज्वाइन किए थे, उनका परिवार यहां था नहीं, तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को शर्मा जी चलिए हमारे घर पे, हम आपको खाना खिलाते, पकोड़े खिलाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है, मेरी वाइफ बड़ा अच्छा कॉफी बनाती है, अच्छी कॉफी पिलाऊंगा और बढ़िया पकोड़े खिलाऊंगा आपको, प्याज के पकोड़े खिलाऊंगा, ब्रेड के पकोड़े खिलाऊंगा। ब्रेड का पकोड़ा मुझे बहुत पसंद है, मुझे ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद है, ठीक है, पर यार क्या है कि खाएंगे पकोड़ा तो मोटा हो जाएंगे, फिर खाएंगे ब्रेड तो मतलब पेट गड़बड़ हो जाएगा, तमाम चीजें, मतलब क्या बताए, इच्छाएं इतनी है लेकिन क्या करें। तो लेकिन मैं कभी कभी खाता हूँ चोरी चोरी, है ना, ठीक है, कहीं बाहर जाता हूँ तो कहीं हम मिल रहा होता है ना अच्छी जगह पे, वहां से मैं चोरी चोरी खा लेता हूँ कई बार, ठीक है। खैर चोरी चोरी क्यों, बीवी को बताए बगैर भाई, है ना, चोरी चोरी का मतलब ये, तो वो गुस्सा करेगी कि खाओगे बीमार पड़ जाओगे, ऐसा हो जाओगे। खैर, तो पिताजी ने बोला ब्रेड पकोड़ा खिलाएंगे शाम को, चलो घर पे। तो अब जो है वो सज्जन, उनको कोई नहीं जानता, तुम्हें ना मम्मी जानती, ना तुम जानते हो, ना कोई, ना पिताजी भी कम कम जानते थे, पिताजी को पता ही नहीं था कि कौन है, लेकिन ऑफिस में मिल गए, ऑफिस में दोस्ती करा दी कि भैया ये आ जाओ, ठीक है। तो आपके पिताजी उनको साथ लेके ड्राइंग आ गए। आप ड्राइंग रूम में जैसे उन्होंने घंटी बजाया, आप आए तो आपने कहा नमस्ते अंकल, पापा आइए, पापा आ गए। तो पापा को नहीं किया, पापा को कौन करता नमस्ते की, पापा नमस्कार पापा, ठीक है, तो लेकिन नमस्ते अंकल बोल के आप जो है वो अंदर से, मम्मी कोई आए अंकल पापा के साथ में, सुनिए, हाँ हाँ सुनो राम प्यारी, एक काम करो, जरा बढ़िया सा जो है ब्रेड पकोड़ा बनाओ और चाय बनाओ, ये शर्मा जी आए बाहर से आए अपने, है ना, ये अब शर्मा जी वहां बैठ गए, अब उनका बड़ा स्वागत हो रहा है शर्मा जी का, कोई उनको भगा नहीं रहा, पहले भगा थे, उठिए जाइए निकलिए बाहर से, और शर्मा जी को अब तो चाय भी मिलेगी, कॉफी भी मिलेगा, पकोड़ा भी मिलेगा, सब मिलेगा, है ना, ठीक है।
सिंपल सी बात है भैया, वेक्टर जो है ये वो डीएनए है जिसके साथ में यदि आपने बाहर वाला डीएनए जोड़ दिया तो आपकी सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगी, यदि सीधा बाहर वाला डीएनए अंदर डाला आपने तो आपकी सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्लाज्मिड के पास कैपेबिलिटी होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की। प्लाज्मिड आके बोलेगा भैया चाय बना दो तो चाय बन जाएगी। तो मत समझ लो आपके कि प्लाज्मिड आके बोलेगा हमको मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डीएनए। तो प्लाज्मिड के पास में जो है एक्सेप्टेबिलिटी है, प्लाज्मिड को वेक्टर सेल एक्सेप्ट करती है, वो उसी का हिस्सा है, वो उसमें कोई फॉरेन डीएनए जोड़ दोगे तो वो डीएनए भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, वो डीएनए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन सीधा फॉरेन डीएनए डालोगे तो वो वेक्टर का डिफेंस सिस्टम उसे काट के अलग कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। ये फर्क है, इसलिए वी नीड ए वेक्टर, इसलिए हमें एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए। और हम ऐसा मानते हैं कि स्टमक में पीएच का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होता है। रेंज की बात करें तो 1 से लेकर 2 तक होता है। एवरेज पीएच इसका जो है 1.8 होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि इस पीएच पर कोई इतना स्ट्रांग पीएच है, ये इतना स्ट्रांग पीएच है कि आप किसी चीज में डाल दो, यदि हम अपनी स्किन पर ये इस पीएच का 1.8 पीएच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 1.8 पीएच का यदि हम अपनी स्किन पर डाल दें तो जल जाएंगे हम। वो कहते हैं एसिड से जल गया। तेजाब उतना खतरनाक है कि छेद करके आर पार निकल जाएगा एसिड, क्या जलाता हुआ पूरा, इतना खतरनाक एसिड होता है। अब आप सोचिए ये आपके पेट के अंदर है, तो पेट के अंदर सुरक्षा कैसे मिलेगी? सुरक्षा मिलती किससे कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उस पर एक म्यूकस की बड़ी सी लेयर होती है, और वो म्यूकस की बड़ी सी लेयर जो होती है वो इस एसिड को स्टमक की सेल के संपर्क में नहीं आने देती है। इस एसिड को मतलब समझ लीजिए कि जो आपका स्टमक का जो स्किन, स्टमक का जो टिश्यू है, उस टिश्यू और एसिड के बीच में एक लेयर बनी हुई है जो म्यूकस लेयर होती है। वो म्यूकस लेयर एसिड के इफेक्ट को स्टमक पर होने से रोकती है, पचाने से रोकती है। लेकिन एक खतरनाक बैक्टीरिया है, सुनो बात ध्यान से, सुनो, तुम्हारा ध्यान कहां है, सुनो ध्यान से बात जरा, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाम क्या है उसका? नाम उसका है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाम है उसका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये स्टमक की म्यूकोसा में जाकर रहता है और म्यूकोसा खाने लगता है। इतना खतरनाक है ये कि ये स्टमक के अंदर रहेगा और म्यूकोसा को खाने लगेगा। म्यूकस लेयर कमजोर पड़ जाएगी, एसिड स्टमक की सरफेस में आएगा और उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा और लंबे समय तक यदि पेट में अल्सर बना रहेगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टमक कैंसर हो जाएगा। कई लोगों को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम, रोज सुबह उठते हैं रोज एसिडिटी लगता है उन्हें, बहुत तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मसालेदार भी नहीं खाया, गलत भी खाना नहीं खाते कि कुछ भी रैंडम खा लिया हो, सब ध्यान रखते, तब भी एसिडिटी का प्रॉब्लम बना हुआ है। तो क्या करें? तब आपको जो है वो ब्लड टेस्ट कराना होगा और आपको ब्रेथ एनालिसिस कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट कराइए H पाइलोरी एंटीजन के लिए, और आप जो है ब्रेथ एनालिसिस कराइए, जो सांस छोड़ते हैं उस सांस का एनालिसिस करेंगे। उस सांस में यदि अमोनिया मिलता है तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में अमोनिया प्रोड्यूस करता है ताकि इसको एसिड ना मार दे। ये जिसके पास एसिड आएगा तो ये अमोनिया रिलीज कर देगा। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बात मामला, तो ये बच जाएगा। ये खुद अपने आप को बचाता रहता है, ये अमोनिया रिलीज करता है और अमोनिया से खुद को बचा लेता है, और वही अमोनिया हमारे स्टमक, तो हम जब ब्रेथ एनालिसिस करते हैं ना तो आपकी सांसों में अमोनिया जो है वो उसकी गंध आती है, उस अमोनिया गैस आता है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि H पाइलोरी का इंफेक्शन है। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ 7 दिन का एक एंटीबायोटिक देना है आपको, आप बैक्टीरिया टिके। मार्केट में पेंटॉप HP के नाम से किट आता है, पेंटॉप HP, पेंटेप्रोजोल होता है, HP हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए एंटीबायोटिक होता है, एमॉक्सिसिलिन जनरली दिया जाता है। तो पेंटॉप HP के नाम से किट आता है, 7 दिन का कोर्स करना है, रगड़ा खत्म। जो एसिडिटी का चक्कर चल रहा था सालों से वो खत्म। लेकिन डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, कोई भी दवा मैं क्लास में बतलाता हूं डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लीजिएगा। अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, उसके बाद ही दवा लीजिएगा। यहां पे बताई गई दवाओं का संबंध केवल जानकारी के लिए है, ये किसी तरह का कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये डिस्क्लेमर था, ये क्या था, ये डिस्क्लेमर था। ऐसे ही बोलते हैं जल्दी जल्दी डिस्क्लेमर म्यूचुअल फंड में, ठीक है।
तो जरूरी होता है भैया, नहीं तो कल को कोई केस लगा दे, बोले कि साहब आपने कहा था एचपी खा लो, हमने खाया, हमको रिएक्शन हो गया, आप क्या कर, तो भैया डॉक्टर से बला चला लो, है ना, ठीक है ना, है ना, मतलब ठीक है, जितेंद्र सर समझदार है, अच्छे डॉक्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी खा लो, ठीक है, अपने बारे में बोल रहा हूं भाई, है ना। खैर, अरे तो जानकारी जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो ना कि सर हमको ऐसा तो कहीं हमको एच पायलरी का इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर जनरली अवॉइड करते हैं इन चीजों को, कुछ डॉक्टर्स, आप जाके पूछेंगे तो वो आपको फिर इंटरेस्ट लेके बताएगा हाँ तुम जांच करा लो अपनी, ठीक है। तो खैर, तो अभी बात इतनी सी है कि जो कॉन्सेंट्रेट एसिड है उससे बचाता कैसे स्टमक, हमने आपको वो बचाता है उसकी म्यूकस लेयर से बचाता है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट भी होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं सरफेस जो है म्यूकोसा के पास में, ठीक है ना। अच्छा चलिए, ये तो बात की हमने किसके बारे में, डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में बात की। अच्छा बताओ क्या है गुलाब जामुन, है ना, खाने का मन किया है नहीं किया, बताओ खाने का मन किया है नहीं किया गुलाब जामुन, है ना। अरे हमारे यहां पे शादी विवाह में तमाम पार्टीज में सबसे अच्छी डेलिकेसी जो है वो है गुलाब जामुन, ठीक है। चलो मन नहीं है गुलाब जामुन खाने का, तो पोहे के साथ क्या खाते हैं, जलेबी, वाह, देख रहे हो कितनी सुंदर जलेबी है, केसरी केसरिया जलेबी है, केसर भी दिख रहा है उस ऊपर, है ना। खाने का मन किया है नहीं किया, ठीक है, ये हमारी फेवरेट मिठाई है, ठीक है। मतलब मुझसे कोई पूछता, अभी मैं दिवाली पे गया ना, मैंने कोई मिठाई नहीं खाई पूरी दिवाली में, मैं भोपाल गया हुआ था अभी, मैंने दिवाली पर, जब दिवाली कुछ समय पहले दिवाली थी, मैं भोपाल गया था, मैंने कोई मिठाई नहीं खाई। मैंने क्या खाया दिवाली पर, जब मैं अपने घर गया मैंने खाई गुजिया, वो भी घर में बनी हुई गुजिया। किसी ने खोए से मावे से बनाई थी, किसी ने जो है वो उसमें तना आटा भून के वो पंजीरी सा बनाते हैं उससे बना के। मेरा फेवरेट यदि कोई मुझे जितने भी इंडियन स्वीट है उनमें सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे, गुजिया, पता नहीं क्या है, गुजिया मुझे बड़ी अच्छी लगती है, के और होली के समय तो और ही अच्छी लगती है खाने में, है ना, ठीक है। फिर भारत का भोजन, के तुम बॉम्बे आओगे ना, सिलेक्ट हो जाओगे, जब तुम मुझसे मिलने बॉम्बे आओगे तुम्हें मैं ले जाऊंगा, यहाँ पे काफी अच्छी है, बॉम्बे में 2-3 जगह पे बहुत अच्छी इंडियन थाली मिलती है, ठीक है, और उसमें बहुत ही बढ़िया फूड मिलता है, अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो ये आप देख रहे हो, एक क्या क्या है, देखो सब्जी देखो, रायता देखो, आहा। अच्छा ये बताओ देखो कि तुम्हें भूख लगी या नहीं लगी, सच बता के कुछ खाने का मन किया है नहीं किया, मुंह में लार आई या नहीं आई, सलाइवा सिक्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, सच में। चलो ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं साहब, ये बता रहा हूं आपको कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उस पर भी नर्वस सिस्टम का अफेक्ट होता है बेटा। क्या लिख सकते हैं कि मम्मी कई बार हलवा बनाती है, जब आटा भूनती है तो अच्छी खुशबू आती है, मम्मी क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है क्या, हलवा बन रहा है, किस चीज का हलवा बना रहे हो, आटे का हलवा तो बड़ा फेमस है इंडिया में, ठीक है। आपको तो मैं जब मैं साउथ में सीएमसी बेल्लोर में जब मैं गया था कोर्स करने के लिए, तो साउथ में है ना वो बड़ा अच्छा था, साउथ का जो ब्रेकफास्ट भी वो डिफरेंट टाइप का होता है, लोग अक्सर लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, वहाँ चावल का भी पायसम क्या बनता है के वो सब खाया, मतलब मीठा चावल, चावल की डिश के वो बनते हैं के। और मुझे तो ईद की सेवैया भी बड़ी अच्छी, मीठी ईद जो होती है उसमें जो सेवैया बनती है बहुत अच्छी लगती है, मतलब फैंटास्टिक। जाफरानी चावल बनता है भोपाल में, जो है हमारे कई परिचित हमारे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा सा जो है वो मीठा वाला चावल बनाते हैं वो लोग। हम लोग भोपाल के जो लोग हैं ना, आपको तो मैं बेसिकली भोपाल को बिलोंग करता हूं, भोपाल के जो लोग हैं ना उनकी खास बात यह है कि वो जितने हिंदू मुस्लिम जितने भी रिलीजन के लोग हैं सब बहुत मिलकर रहते हैं, हर त्योहार है ना वहां पर। अभी मैं गया था दिवाली पर जब मैं गया था, तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसका दोस्त थे बकार, मुस्लिम है, इंडस्ट्री वगैरह का काम उनका, ठीक है। बकायदा दिवाली पर दिवाली से कपड़े पहनकर आया था, साथ पटाखे फोड़े, साथ में मिठाई खाया, खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया पूरे समेट के। कहीं पे ये बात का एहसास नहीं हुआ कि वो अलग कम्युनिटी को बिलोंग करता है। जब उनकी ईद होती है तो हमारे घर से लोग जाते हैं, उनको विश करते हैं, ईद पर सेलिब्रेट करते हैं खूब के। ये जो है ना, ये जो ब्यूटी ऑफ, ये भारत की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता। मेरे एक दोस्त हैं जो BMHRC में डॉक्टर हैं, डॉक्टर राशिद, ठीक है, और ही इज ए गुड डॉक्टर के। डॉक्टर राशिद जो है वो हम लोग साथ में CMC बेल्लोर में किसी कोर्स के दौरान थे वहां पर, तो वो जब हम लोग जो है वो बैतूल में
हम लोगों का कुछ पोस्टिंग हुआ कुछ दिन का बैतूल के अंदर पाढ़र में, तो वहाँ पर बैतूल में एक जो है वो अपना एक बड़ा फेमस टेम्पल है वहाँ पे, बालाजी टेम्पल करके बैतूल में है, बालाजीपुरम टेम्पल है। तो वहां पर भी तो वो मेरे हमारे साथ वो भी अंदर गए, वो मंदिर में जैसे हम लोग जो रिचुअल्स करते हैं सारे रिचुअल किए उन्होंने। अब जज मत करना इसको कि गलत है सर सही है, सच्चे मुस्लिम को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, सब किया उनके प्रिजन में हम, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझेंगे ना, एक दूसरे की चीजों को समझेंगे नहीं, हम एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो देश में कभी एकता हो ही नहीं सकती है। और हमारे एक ना होने का फायदा उठाएंगे पॉलिटिशियंस, वो भिड़ाएंगे आपस में, झगड़ा कराएंगे आपस में लोगों का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पर ही तो पूरी पॉलिटिक्स टिका के बैठे हैं, देश बन गए, सोचो पार्टी बनाना तो देश बने बैठे हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो है ना ब्यूटी ऑफ इंडिया कि हम सब आम लोग ऐसे, मैं जब कभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लोगों से मिलता हूं तो दिमाग में तुम्हारे रहता है कि पाकिस्तानी लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये वो है ना, पता पत्थर लेके खड़ा हुआ बॉर्डर पे कि भी दिखेगा तो मार दूंगा। जब आपको मेडिकल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मिलते हैं, वहां के लोग मिलते हैं, आम आदमी मिलता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत अच्छे से आप ही दोस्त बनते हैं वहां। जब मैं एक बार मुझे ध्यान है कि मैं कहीं पे जो है वो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, तो पैराग्लाइडिंग करते में जो है मेरे को डर लगा, ऊंचाई पे ले आते हैं वो अपना उसमें वो, अरे दौड़ के ना वोट चलती है, हवा में ऊपर उड़ा देते हैं और फिर वो आपको स्काई हवा में उड़ा देते हैं, आपको पहना के पैराशूट पहना कर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासेलिंग बोलते हैं, पैरासेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अपने को डर लगे, तो वो वहां पे एक लड़का था, वो बोला कि भाई साहब डरो मत ना, मैं हूं ना आपके साथ में। अरे मैंने कहा यार तुम कहां से हो तुम? उसने बोला पाकिस्तान से। अब अपना डर थोड़ा और बढ़ गया, अपन ने बोला भाई तुझे तो मतलब, उसने आप कहां से? कहा इंडिया से। फिर थोड़ा सा चेहरा देखा, बोलता अरे भैया डरो मत यार, अपन लोग अड़ोस पड़ोस के लोग हैं यार, तुम्हारा ध्यान रखूंगा मैं, तुम्हारा ध्यान मैं अपने से ज्यादा रखूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है, सोचो ही मत इस बारे में कि तुम डर गए। अरे मैंने कहा नहीं मैं डरा नहीं। तो वो ये फीलिंग है ना, तो फिर वो अच्छे से फ्रेंडली होकर उसने हम लोगों को खाना वाना भी खिलवाया उसने, के तो आप जब बता पूछता रहा कि हमारे यहाँ पे ऐसा है, हमारे यहाँ भी पंजाब है, तुम्हारे यहाँ भी पंजाब है, हमारे यहाँ भी ये है, हमारे वो तमाम बातें बताई उसने कि हमारे यहाँ कैसे सब कॉमन है, काम हम भी ऐसे हिंदी बोलते हैं, हम भी ये चीज खाते हैं, तो बड़ा मन, तो ये जो भेदभाव है ना वो तो सब दिमाग के अंदर है, बाकी एक आम आदमी तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अब बोलोगे साहब पॉलिटिकल बातें करने लगे, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, दिल की बात है। मैं मुझे लगता है कि हम सब लोग जब मिलकर रहेंगे ना तो हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। अमेरिका भी डरेगा हमसे, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम लोग, चीन भी डरेगा हमसे, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की आप देश के अंदर की एकता, हमारे अड़ोस पड़ोस की में मित्रता का ना होना, यही तो हमको जो है वो कमजोर बनाता है और इसीलिए दूसरे हम पर दादागिरी कर सकते हैं, ठीक है। खैर